नमस्कार, रिपब्लिक भारत निवाबूपा हेल्थ इंश्योरेंस स्टूडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। और सबसे पहले बात, क्या दूसरा कनाडा यूके बनता जा रहा है? विदेश मंत्री एस जयशंकर के खिलाफ ब्रिटेन में खालिस्तानियों के प्रदर्शन पर भारत सरकार ने सख्त रुख अपनाया और दोषी अलगाववादी तत्वों पर कड़े एक्शन की मांग की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा लगता है कि अलगाववादी तत्वों के कृत्यों पर ब्रिटेन सरकार धृतराष्ट्र बनी हुई है। क्या ब्रिटेन भी कनाडा के रास्ते चल रहा है? क्या भारत के खिलाफ खालिस्तानियों को शय देने की साजिश ब्रिटेन में चली जा रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर के ब्रिटेन दौरे के दौरान जो कुछ हुआ, उससे तो यही लगता है कि ब्रिटेन भी उस कतार में आ खड़ा हुआ है जो भारत के खिलाफ खालिस्तानियों की साजिश को शय देने में लगे। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए ब्रिटेन में मौजूद थे, लेकिन कार्यक्रम के बाद जब वो वहां से निकलने लगे तो मौके पर कुछ खालिस्तानी नारेबाजी करने लगे। इनमें से कुछ खालिस्तानी उनकी गाड़ी के सामने आ गए। न सिर्फ विदेश मंत्री एस जयशंकर की गाड़ी को खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से रोका गया, बल्कि उनकी गाड़ी के सामने भारतीय तिरंगे का अपमान करते हुए तिरंगे को फाड़ दिया गया। दरअसल ये कार्यक्रम ब्रिटेन के चैथम हाउस में आयोजित किया गया था, जिसमें हिस्सा लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन पहुंचे हुए थे। कार्यक्रम के बाद जैसे ही एस जयशंकर निकलने लगे, मौके पर प्रदर्शन कर रहे खालिस्तानियों ने उनकी कार को घेर लिया। एक खालिस्तानी तिरंगे के साथ उनकी कार के सामने आ गया और तिरंगे का अपमान करते हुए उसे फाड़ दिया। वहीं इस घटना को विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में चूक की तरह देखा गया। वहीं घटना के बाद भारत ने इस पर अपना कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। भारत ने ब्रिटेन की मंशा पर भी सवाल खड़े किए। भारत ने कहा कि लगता है कि ब्रिटेन ने खालिस्तान समर्थकों को शय देना शुरू कर दिया है, लेकिन ये देखना है कि क्या कार्रवाई इस मामले में आरोपियों पर की जाती है। विदेश मंत्री की सुरक्षा में लगे सेंध को लेके हमने यूके सरकार से अपनी गहरी चिंता जताई है। इसके पीछे अलगाववादी और उग्रवादी लोग का हाथ है, जो आप जानते हैं। इस घटना के पीछे एक संदर्भ है जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है। इस घटना से ये पता चलता है कि यूके में जो अलगाववादी तत्व लोग जो वहाँ रह रहे हैं, उनको एक प्रकार से ऐसा लगता है कि उनको लाइसेंस मिला हुआ है। यूके के विदेश विभाग ने एक कथन यानी कि स्टेटमेंट जारी किया, जिसको हम लोगों ने देखा है। लेकिन क्या वे इस कथन में कितना विश्वास रखते हैं, इस बात का तभी पता चलेगा, इसकी पुष्टि होगी जब इन घटनाओं के पीछे जो दोषी लोग हैं, जो आरोपी लोग हैं, उनके खिलाफ उचित कार्रवाई हो। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में चूक का मामला जैसे ही सुर्खियों में आया, भारत समेत ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों ने अपनी नाराजगी जाहिर की और प्रदर्शन किया। जिन खालिस्तान समर्थकों ने इस घटना को अंजाम दिया और तिरंगे का अपमान किया, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना है कि खालिस्तान समर्थकों के पहुंचने के बाद भी उनकी सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई। उधर घटना पर भारत के ऐतराज के बाद ब्रिटेन की तरफ से बयान जारी करते हुए घटना की निंदा की गई। ब्रिटेन ने कहा कि हम चाथम हाउस के बाहर कल हुई घटना की निंदा करते हैं, जो यूके दौरे पर आए विदेश मामलों के मंत्री की यात्रा के दौरान हुई। यूके शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का समर्थन करता है, लेकिन किसी भी प्रकार की धमकी देना, डराने का प्रयास करना या सार्वजनिक कार्यक्रमों को बाधित करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। वही घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ब्रिटेन भी खालिस्तान समर्थकों को शय देने की कतार में खड़ा हो चुका है? विदेशों में खालिस्तान समर्थक पहले भी भारत विरोधी गतिविधियां करते रहे हैं। ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में भारतीय दूतावासों के बाहर ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, जिन पर भारत सरकार पहले भी विरोध जता चुकी है। हाल ही की घटना की बात करें तो 23 जनवरी 2025 को ब्रिटेन के कई सिनेमाघरों में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की स्क्रीनिंग के दौरान नकाब पहने कुछ खालिस्तान समर्थक हॉल में घुस आए थे। उन्होंने खालिस्तानी नारे लगाए थे। फिल्म की स्क्रीनिंग तक रुकवा दी गई थी। ये मामला ब्रिटेन की संसद तक पहुंचा था। भारत ने भी इस घटना को लेकर विरोध जताया था,
लेकिन इस बार भारत ने साफ कर दिया है कि ब्रिटेन को तय करना है कि वो कनाडा की राह पर चलना चाहता है या फिर भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाना चाहता है। और ये सब तय होगा इस मामले में आरोपियों पर आखिर ब्रिटेन क्या कुछ कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं मध्य प्रदेश में वीआईपी कल्चर चरम पर है। मध्य प्रदेश पुलिस 15 मार्च तक विशेष अभियान के तहत निजी वाहनों पर हूटर, लाल बत्ती, पीली बत्ती, नीली बत्ती और किसी भी तरह की वीआईपी प्लेट्स लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और इनमें ज्यादातर विधायक और मंत्री हैं जिनकी गाड़ियों पर हूटर या इस तरह की बत्तियां लगी हुई। वैसे तो पहले से ही वाहनों पर लाल बत्ती, पीली बत्ती, वीआईपी प्लेट लगाना प्रतिबंधित है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर आदेश दिया था। एमपी में आम जनता को छोड़िए, नेता और मंत्री नियम तोड़ रहे हैं। ये तस्वीरें भोपाल के कुशभाऊ हॉल की हैं, जहां एक मीटिंग के दौरान कई मंत्री पहुंचे। करीब हर मंत्री की कार पर हूटर लगा हुआ दिखा। देश में वीआईपी कल्चर खत्म करने की पहल नरेंद्र मोदी जी ने ही की थी। देश के प्रधानमंत्री जो है उन्होंने लाल बत्ती का कल्चर खत्म किया। इसके अलावा अगर वीआईपीज़ की गाड़ियों में हूटर्स की बात करें तो ये नियम विरुद्ध है। जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें ये साफ तौर पर लिखा है कि पुलिस, सेना, इसके अलावा एम्बुलेंस, अग्निशामक यंत्र या इसके अलावा जो स्कॉट की गाड़ियां हैं, जो फॉलो गाड़ियां हैं, उनमें ही हूटर लगा होता है। लेकिन मिंटो हॉल में एक बैठक चल रही है जिसमें मुख्यमंत्री हैं, तमाम मंत्री हैं और यहाँ की जो गाड़ियां आप देख रहे हैं ये सभी गाड़ियां मंत्रियों की, और सभी गाड़ियों में आप देख सकते हैं हूटर लगे हुए हैं। इन्हीं गाड़ियों में बैठकर ये मंत्री, नेता, वीआईपीज़ यहाँ पर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी अक्सर बीजेपी के जनप्रतिनिधियों से वीआईपी कल्चर खत्म करने की अपील करते रहते हैं, लेकिन यहां मौजूद सभी मंत्रियों की गाड़ियों में हूटर लगे हैं। पूछे जाने पर कुछ मंत्री हाथ जोड़कर जवाब देने से बचते नजर आए। तो कुछ मंत्रियों ने इस सवाल पर कहा कि वो अब नियम का पालन करेंगे। जानकारी आई, उसका पालन। बड़ा दिखने की कोशिश नहीं, दिखावे से नहीं, बड़ा कामों से बनना चाहिए। ये प्रक्रिया है और लोग स्वतः भी हटा रहे हैं। भाई कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जो नियम का पालन करते हैं और दावा करते हैं कि नियम का उल्लंघन करते मिल जाऊं तो 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। हमारे सवाल उठाने के बाद पुलिस भी जमीन पर एक्शन में नजर आई। मजेदार बात तो ये कि मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो पहले गलती मान रहे थे और सुधारने का दावा कर रहे थे, शुक्रवार को उनकी गाड़ी पकड़ ली गई और पुलिस ने मौके पर ही गाड़ी से हूटर उतार दिया। पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है कि हूटर और वीआईपी कल्चर के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस अभियान चलाएगी। और इसी कड़ी में देखिए प्रद्युम्न सिंह तोमर जो मध्य प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं, उनकी गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस ने रोका है। काफी जद्दोजहद के बाद जब यहाँ पर जो प्रद्युम्न सिंह तोमर के जो ड्राइवर है वो नहीं माने, लेकिन पुलिस भी अपने कार्रवाई पर अड़ी हुई और यहाँ पर प्रद्युम्न सिंह तोमर जो है उनकी गाड़ी से हूटर हटाया जा रहा है, क्योंकि जो नियम है, जो मोटर व्हीकल एक्ट है, उसके मुताबिक किसी भी मंत्री या नेता को गाड़ी में हूटर लगाने का अधिकार नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यहाँ कार्रवाई की जा रही है। जो भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके विरुद्ध एक हमारे अभियान के रूप में पुलिस विभाग ने लिया है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में ये कार्रवाई की जा रही है और ये जो है अभी हम टीटी नगर क्षेत्र में है, यहाँ कार्रवाई लगातार की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि भारत का मोटर व्हीकल एक्ट आखिर क्या कहता है। केवल इमरजेंसी व्हीकल यानी एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस की गाड़ियों में हूटर लगाया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या विशेष सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति की सुरक्षा गाड़ियों में ही हूटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल राजधानी भोपाल में अब तक पुलिस 30 से ज्यादा वाहनों पर कार्रवाई कर चुकी है जिन्होंने अवैध हूटर लगा रखा था। देखना होगा कि एमपी में वीआईपी कल्चर रोकने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव आखिर और कितनी सख्त कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वही बरसाना में होली का शुभारंभ करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ा बयान दे दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब मथुरा की बारी है, तो उनके इस बयान की चर्चा भी जमकर हो रही है।
बरसाना में लड्डू मार होली का मौका है तो होली का शुभारंभ करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज बरसाना पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले श्रीजी मंदिर में मत्था टेकते हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और फिर होली की शुरुआत कर वो बयान देते हैं जिसका कान्हा के भक्त कई साल से इंतजार कर रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि राम मंदिर बन गया, महाकुंभ हो गया, अब ब्रज की बारी है। सीएम योगी ने कहा कि मथुरा के लिए बजट में विशेष ध्यान रखा गया है और अब मथुरा वृंदावन का विकास होगा। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा होली के अवसर पर राधा रानी के चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है कि मैं होली के अवसर पर, क्योंकि इस समय उनका आशीर्वाद विशेष रूप से इस भूमि को प्राप्त होता है। लड्डूमार होली के मौके पर ब्रज से सीएम योगी का बयान सामने आता है तो एक बहुविकल्पीय प्रश्न भी सियासत में घूमने लगता है जिसकी चर्चा हर जगह होने लगती है। बहुविकल्पीय प्रश्न है कि क्या सीएम योगी लड्डूमार होली खेलकर अब मस्जिद की लड़ाई को खत्म करने जा रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न ये कि क्या अयोध्या की तर्ज पर श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी भव्य मंदिर जल्द ही बनने जा रहा है। प्रश्न ये भी कि क्या अब मथुरा कृष्ण जन्मभूमि केस पर अदालती लड़ाई में तेजी आने वाली है। और बहुविकल्पीय प्रश्न ये भी है कि दशकों से चले आ रहे इस विवाद का अंत आखिरकार अदालत से होगा या आपसी सहमति से। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान की चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि होली का शुभारंभ करके सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अयोध्या में त्रेता युग वाला वैभव लौट आया है, तो कृष्ण भक्त उम्मीद लगाते हैं कि क्या मथुरा में भी अब द्वापर वाला वैभव लौटने वाला है। मैं आप सबको आज लड्डूमार होली और कल नटमार होली तो विश्व प्रसिद्ध होली है, कल यहीं पे होगी और पूरे देश और पूरी दुनिया सनातन धर्म के इस वैभव को, उसकी विविधता को और उस विविधता में भी एकता के सूत्र कैसे पिरोए गए हैं इसको देखेगी। वैसे देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर यह बयान कोई नया भी नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ कई बार मंच से ललकार कर कह चुके हैं कि अब बारी मथुरा की है, लेकिन बड़ा सवाल यही है आखिर कब तक कृष्ण भक्तों का ये सपना साकार होगा और सालों से चले आ रहे इस विवाद को आखिर मोदी योगी कैसे सुलझाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं संभल में सरकारी जमीन पर कब्जा कर मस्जिद बनाने का मामला सामने आया है। नगर पालिका ने अब निशानदेही कर ली है और जल्द मस्जिद और 45 घरों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। संभल में एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी प्रशासन ने कर ली है, जिसकी जद में एक मस्जिद समेत करीब 45 मकान आ रहे हैं जिनके नगर पालिका की जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण का दावा किया जा रहा है। संभल के चंदौसी तहसील द्वारा जिस 6 बीघा जमीन पर अतिक्रमण की बात की जा रही है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि एक मस्जिद है और तकरीबन 45 के आसपास मकान है, उस जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप ये मस्जिद देख रहे हैं। हालांकि मस्जिद के इमाम साहब से हमने बात की, कुछ दस्तावेज उन्होंने दिखाया और बताया कि किस तरीके से जो आसपास के घर हैं वो घर खरीदे गए हैं और अशरफ नाम के शख्स द्वारा वो जो घर है उनकी खरीद की गई है। कुछ सरकारी दस्तावेज भी उनके द्वारा दिखाए गए। हालांकि जांच में ये भी सामने आया कि जमीन पालिका की है, नगर पालिका की है। वहीं नगर पालिका की नपाई की कार्रवाई के बाद जिस मस्जिद पर कार्रवाई का दावा किया जा रहा है उसके इमाम से रिपब्लिक भारत की टीम ने बात की। इमाम का कहना है कि पिछले करीब 34 साल से मस्जिद यहां पर है, लेकिन आज तक किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन अब मस्जिद को गैर कानूनी बताया जा रहा है। साथ ही इमाम दावा कर रहे हैं कि अशरफ नाम के शख्स ने इस जमीन को मस्जिद को दान दिया था। ये जो लोग यहाँ रह रहे हैं इनमें से कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो अतिक्रमण करके यहाँ या कब्जा करके रह रहा है। उम्मीद से आए थे कि शहर में जाकर के अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, कुछ कमाएंगे, बच्चों को की परवरिश करेंगे।
इस उम्मीद के साथ ये लोग यहाँ आए थे। मस्जिद की रही बात ये कि मस्जिद का मसला ये था कि साहब जो यहाँ के जिसने ओनर बन के बात करी थी कि ये मेरी जगह है, उन्होंने मस्जिद को डोनेट की और हर धर्म के अंदर डोनेशन चलती है। वहीं चंदौसी के जिस इलाके में इस मस्जिद को बनाया गया उसी के ठीक पीछे 45 मकानों को भी बनाया गया, जिसकी नपाई करने के लिए टीम पहुंची थी। इसके बाद से लोगों में कार्रवाई को लेकर दहशत है। लोगों का कहना है कि उनके परिवार के लोगों ने इन मकानों की जमीन को रुपए देकर खरीदा था, लेकिन अचानक इस जमीन पर अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। 1998 में 98 में जी। अच्छा, किससे खरीदा था आपने? हमारे वाले साहब ने खरीदा, जगह खरीदी थी, फिर हमने बनवाया है और उन्होंने बनवाया था। कितनी जगह ली थी? जगह ऐसी है 250 गज करीब। 250 गज जी। लेकिन अब बोला जा रहा है कि ये तो नगर पालिका की जमीन है। तो फिर नगर पालिका जब से क्या कर रही थी, जब हम बनवा रहे थे तो जब आके बोलना चाहिए था। अब हमने मजदूरी कर करके इसमें पैसा लगाया है, कहाँ जाएंगे हम? हमें क्या पता है जो जमीन ऐसी है ना, हम गांव के रहने वाले हम तो हमें पता ना हम लेते क्यों यहाँ। वहीं लोगों का आरोप है कि 30 साल से नगर पालिका उनसे पानी का बिल से लेकर हाउस टैक्स तक वसूल रहा है। यहां तक कि लोगों ने कागजों के आधार पर बैंक से लोन भी लिया है, लेकिन इसके बावजूद कोई सवाल नहीं उठाया गया। लेकिन अब बात कार्रवाई की हो रही है, जिससे लोगों में नगर पालिका के खिलाफ भी गुस्सा है। तो प्रशासन कह रहा है कि अतिक्रमण है, अब आगे कैसे आप लोग? अतिक्रमण है तो 2000 से नगर पालिका या कोई जी कहाँ गए लोग? ये बुनियादें पहले भरी हुई थी, क्यों भरने दी? बिल्डिंगें क्यों बनाने दी? हाउस टैक्स वाटर टैक्स भी ले रही है ये से गवर्नमेंट या नगर पालिका क्यों ले रही है? और जब से क्यों बनने दी अपनी जगह पे? जब ही अगर बुनियादें भर देते तो आज लोग क्यों बनाते ये जगह? मुझे इसमें आवास भी मिला हुआ है, प्रधानमंत्री योजना आवास मिला हुआ है मुझे मेरे मकान में, इसी जगह पर। मैंने वो आवास बनाई है नीचे की, और ऊपर की मैंने अपनी मेहनत से और कर्जा लेके लोन लिया है मैंने बंधन बैंक से, जब वो तामीर किए ऊपर। दरअसल संभल के चंदौसी में अतिक्रमण के खिलाफ ये एक्शन की तैयारी की गई है, जिसमें नगर पालिका की जमीन पर बनाई गई एक अवैध मस्जिद पर ये एक्शन की तैयारी है। वहीं इसके अलावा 45 अवैध मकानों की भी निशानदेही की गई है, जिसमें नगर पालिका की 6 बीघा जमीन पर अतिक्रमण की बात कही जा रही है। लोगों में भले ही नाराजगी नगर पालिका के एक्शन को लेकर है, लेकिन नगर पालिका के लोग लोगों के कागजात लेकर गए हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि उचित जांच के बाद ही पालिका की तरफ से एक्शन लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर इतिहास के सबसे क्रूर शासकों में से एक औरंगजेब के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। संभाजीनगर में मौजूद औरंगजेब की कब्र को मिलने वाला लाखों रुपए का अनुदान, जिसे रद्द करने की मांग उठी है। वहीं जो केंद्र सरकार जो अनुदान देती है, इसे रद्द किया जाए, इसकी मांग हो रही है। जिस औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी की हत्या की, इस्लाम न कबूल करने पर हजारों हिंदुओं का नरसंहार कराया, उस औरंगजेब की कब्र के रखरखाव में हर साल सरकार के लाखों रुपए खर्च होते हैं। हिंदू जन जागृति समिति ने तत्काल सरकारी सहायता बंद करने की मांग की है। औरंगजेब की जो कब्र है उसका उदात्तीकरण हो रहा है। उस कब्र के लिए केंद्रीय पुरातत्व विभाग जो है उसको अनुदान दे रहा है, या उसका मेंटेनेंस के लिए करीबन 6.5 लाख रुपए खर्चा किया है। तो उसकी कब्र का उदात्तीकरण किस लिए चाहिए यहाँ पे? तो तुरंत अनुदान जो केंद्रीय पुरातत्व विभाग है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, उन्होंने वो तुरंत बंद करना चाहिए। हिंदू जन जागृति समिति का कहना है कि औरंगजेब इतना क्रूर शासक था कि मराठों की धरती पर उसकी कोई भी निशानी नहीं होनी चाहिए। सरकारी मदद बंद न करने पर संगठन ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। तो तुरंत जो अनुदान दिया जा रहा है, उसके मेंटेनेंस पे खर्चा किया जा रहा है, वो तो वहाँ नहीं होनी चाहिए। उसके लिए कैसा करना चाहिए, तो बंद होना चाहिए। हमारी मांग हिंदू जन जागृति समिति की ओर से है। तो इस सरकार से हमारी अपेक्षा है कि जो हिंदुओं के मन में है, जो गढ़ प्रेमियों के मन में है, जो शिव प्रेमियों के मन में है, वो होना चाहिए। औरंगजेब का समर्थन, औरंगजेब का उदात्तीकरण बंद होना चाहिए। उसकी कब्र के लिए जो अनुदान केंद्रीय पुरातत्व विभाग दे रहा है, तत्काल बंद होना चाहिए, और महाराज जी के मंदिर के लिए अनुदान बढ़ाना चाहिए। केंद्र सरकार का भारतीय पुरातत्व विभाग हर साल कब्र के रखरखाव में लाखों रुपए देता है। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार साल 2021-22 में 2,55,160 रुपए, साल 2022-23 में 2,06,26 रुपए खर्च किए गए। अब तक कुल खर्च की बात की जाए तो करीब 6.5 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
इस बीच कई राजनेता संभाजी नगर में मौजूद औरंगजेब की कब्र को खोदकर समंदर में फेंकने की मांग कर रहे हैं। संभाजी नगर में जो आज भी औरंगजेब की कब्र है, उसी तरीके से उसे उखाड़ के ये महाराष्ट्र से बाहर कीजिए। जो औरंगजेब की बातें करते हैं, जो औरंगजेब को अपना सो कॉल्ड फादर बुलाते हैं, उनको भी सबक सीखनी चाहिए कि महाराष्ट्र में औरंगजेब की नहीं, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार चलेंगे। अब वो समय आ गया है, महाराष्ट्र का ही नहीं भारत के हिंदू की डिमांड है उस औरंगजेब की खबर पर बुलडोजर जल्द से जल्द चढ़ाए। औरंगजेब का नाम और निशान महाराष्ट्र की पवित्र धरती से मिटाए। औरंगजेब को लेकर देश भर में सियासत चरम पर है। बीजेपी लगातार उसे क्रूर शासक बता रही है। विपक्ष के नेता तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए उसे सेकुलर शासक करार दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।